हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी. इट डील्स द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, नॉट द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट. जैसे कि हमने लास्ट आईआर यानी कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ा था, जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी थी उसमें मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट से एक्साइट होके ऊपर जा रहा था, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था. किसी लाइट की फ्रीक्वेंसी की एनर्जी को ये एब्जॉर्ब कर रहा था जो आईआर रेंज में थी. आईआर यहाँ पर भी यूज़ होगी, लेकिन ये रमन है, यहाँ पर हमें स्कैटरिंग पढ़नी है. एक तरीके से रिलेटिव इंटेंसिटीज़ पढ़नी होती है, रिलेटिव चेंज पढ़ना होता है लाइट में. तो ये तो हमारी नॉर्मल आईआर थी जो हमारी सीधे ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रही थी, ये एब्जॉर्प्शन को दिखा रही थी. लेकिन यहाँ पर हमें स्कैटरिंग को देखना होता है. यहाँ पर केवल एब्जॉर्प्शन नहीं देखना होता है, यहाँ पर देखना होता है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में मॉलिक्यूल जा रहा है, फिर ये एक्साइटेड से कुछ टाइम ये अपने आप वहाँ रुकेगा नहीं, थोड़ी देर रुकेगा और ये फिर वापस आएगा. तो जब ये वापस आएगा तो इसने जो एनर्जी एब्जॉर्ब की है वो कितनी एनर्जी उतनी ही ये इमिट कर रहा है या कुछ अलग इमिट कर रहा है, ये हमें चेंजमेंट देखना होता है. यानी कि इन दोनों के कंपैरिजन करने होते हैं, इन दोनों का रिलेशन देखना होता है. ये हमारी क्या होती है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी. इसमें सिंपली एब्जॉर्प्शन था, यहाँ स्कैटरिंग यानी कि जो हमारी लाइट है वो किस तरीके से स्कैटर हो रही है, या हम ये कह सकते हैं जो एब्जॉर्ब हुई है और जो निकल रही है उनके बीच का क्या फ़र्क है, इन दोनों के फ़र्क को देखना होता है. तो आगे हम इसमें डायग्राम से भी समझेंगे. तो ये क्या होता है, यहाँ पर हम 3 तरह की रमन देखेंगे. पहले हम इसे देखें. कंसीडर अ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू फॉल्स ऑन अ मॉलिक्यूल. यही मॉलिक्यूल पर हमारे किसी फ्रीक्वेंसी म्यू का फोटोन पास कराया, इसने इसे एब्जॉर्ब किया. इफ़ द कोलिजन इज़ इलास्टिक, जो यहाँ पर फोटोन इस पे गिरा यानी कि इस मॉलिक्यूल पे गया, अगर ये इलास्टिक है तब तो ये उतनी ही एनर्जी का होगा. यानी कि इलास्टिक क्या होता है कि जो अगर किसी चीज़ में कोई चेंजमेंट किया जाए तो वो अपनी स्टेट में वापस आ जाए, अपने आप ही वापस आ जाए, तो वो क्या होता है, इलास्टिक होता है. अगर वो वापस ना आ पाए अपनी स्टेट में तो वो इनइलास्टिक होता है. जैसे कि हम किसी रबड़ बैंड को स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, वो इतनी बड़ी है, हमने उसे खींच के इतना बड़ा कर दिया तो ये वापस से अपनी स्टेट में आ गई, प्योरली अपनी स्टेट में आ गई, तो ये फुल्ली इलास्टिक हो गई. लेकिन इसमें अगर कोई चेंजमेंट आ गया, ये इतनी बड़ी होके थोड़ी इतनी बड़ी थी और ये यहाँ पर रह गई, तो ये फुल्ली इलास्टिक नहीं है, ये इनइलास्टिक कहलाएगी. अगर ये इतनी बड़ी थी और उतनी 1 सेंटीमीटर की थी और हमने 4 सेंटीमीटर उसे इंक्रीज़ किया और ये वापस 1 सेंटीमीटर में आ गई, दैट मीन्स दिस चेंजमेंट इज़ इलास्टिक चेंजमेंट. एंड अगर ये 1 सेंटीमीटर की थी, हमने उसे 4 सेंटीमीटर तक स्ट्रेच किया और ये 2 सेंटीमीटर की हो गई, तो ये क्या है, ये वाला जो चेंजमेंट है ये हमारा क्या है, इनइलास्टिक चेंजमेंट. तो अगर हमारा कोलिजन इलास्टिक होगा तब क्या होगा, जितनी लाइट एब्जॉर्ब हुई होगी उतनी ही ये इमिट हुई होगी. यानी कि देन द स्कैटरिंग फोटोन विल हैव द सेम एनर्जी एज द इंसिडेंट फोटोन. इंसिडेंट फोटोन जो हमारी इंसिडेंट वो फोटोन होता है जो हमारा पड़ रहा होता है, यानी कि पहले एब्जॉर्प्शन के लिए हमने देते हैं जो फोटोन, उसे इंसिडेंट फोटोन कहते हैं. और जो स्कैटर हुआ यानी कि जो बाहर निकला उसे हम स्कैटर्ड फोटोन कहते हैं. अगर इफ़ the collision is inelastic, the scattering photon will have either a higher or lower energy than the incident photon. अगर ये inelastic होगा तब क्या होगा, इस तरीके से कुछ लेवल्स होते हैं. ये अपर लेवल में गया, हम सीधे डायग्राम बनाने की बजाय यहाँ पर एक डायग्राम बनाया, उससे देख लें. जैसे कि ये यहाँ पर है, ये मॉलिक्यूल है, इसने लाइट एब्जॉर्ब की, ये ऊपर एक्साइट हुआ और एक्साइट करने के बाद ये वापस आया, उसी स्टेट में आ गया जहाँ से ये निकला था, तो इसने ऑब्वियसली उतनी ही लाइट इमिट की होगी जितनी एब्जॉर्ब की है, यानी कि दोनों फ्रीक्वेंसीज सेम होंगी. लेकिन इनइलास्टिक में क्या होगा, ये तो इलास्टिक का एग्जाम्पल हो गया, ये दोनों इनइलास्टिक के एग्जाम्पल हैं. यहाँ पर क्या है, किसी मॉलिक्यूल ने लाइट एब्जॉर्ब की, ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया और ये जब वापस आ रहा है तो उस स्टेट में ना आके किसी दूसरी स्टेट में आ गया.
तब ये क्या है, ये जितनी एनर्जी इसने अब्जॉर्ब की थी उतनी एनर्जी ये इमिट नहीं करेगा, उससे कम एनर्जी इमिट करेगा। तो ये हमारी इनइलास्टिक का एग्जाम्पल है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है, इसने यहाँ से अगर लाइट अब्जॉर्ब की और ये क्या हुआ और नीचे की स्टेट में आ गया, तब भी इसने जिस एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब किया है उस एनर्जी का फोटोन इसने इमिट नहीं किया, उससे ज़्यादा एनर्जी का इमिट किया, तो भी ये इनइलास्टिक ही है। क्योंकि जैसे कि इसने कम किया, इसने ज़्यादा किया, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कम कर रहा है या ज़्यादा कर रहा है, फ़र्क ये है कि वो उतना ही नहीं कर रहा है, इलास्टिक नहीं है, यहाँ पर इनइलास्टिक है। तो ये हम आगे इसे क्लासीफाई करेंगे स्टोक और एंटी स्टोक में। फिर आगे हम थोड़ा सा इसे मैथमेटिकली समझ लें, ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं है इसमें, सिंपली है। If the total kinetic energy of a photon and the molecule remains unchanged before and after the collision, then from law of conservation of energy, अगर जो लाइट हमने डाली है, यानी कि यहाँ पर ये जो हमने लाइट डाली है, ये फोटोन डाला है और जो मॉलिक्यूल की एनर्जी है, इन दोनों को ऐड कर लें, ये उतना ही होगा जितना कि जो लाइट इमिट हुई है और जो एनर्जी है। इसे हम मैथमेटिकली कैसे निकाल सकते हैं, एच न्यू प्लस ई। ई क्या बता रहा है, ई बता रहा है हमारी मॉलिक्यूल की एनर्जी, एच न्यू जो हमने फोटोन डाला है उसकी एनर्जी। फिर इक्वल टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से क्या होता है, जितनी ये है ओवरऑल उतना ही ये भी होगा, तो यानी कि एच न्यू नॉट, एच न्यू बार बना लो, एच न्यू नॉट कुछ भी कह लो, प्लस ई डैश, एच न्यू डैश प्लस ई डैश, ये भी क्या होगा, इसके बराबर होगा, क्योंकि ये एनर्जी प्लस ये एनर्जी ये बराबर होगी। इन केस में भी यही होगा, क्योंकि इसमें एनर्जी क्या आपको दिख रही है, नीचे दिख रही है, और इसने कुछ एनर्जी ज़्यादा एब्जॉर्ब की है यहाँ ऊपर तक आने के लिए। एच न्यू जो की है वो आपको ये लाइन दोनों डिफरेंस दिख रहा होगा, ये डिफरेंस क्या है, इतनी एनर्जी इसने ज़्यादा एब्जॉर्ब की है और इसने कम इमिट की है, लेकिन कम इमिट करने के बाद मॉलिक्यूल की एनर्जी तो ज़्यादा हो गई। तो ओवरऑल क्या हुआ, मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है और जो लाइट का फोटोन है, जो फोटोन है उसकी एनर्जी प्लस इमिटेड फोटोन की एनर्जी प्लस लाइट की एनर्जी, सॉरी मॉलिक्यूल की एनर्जी, तो ये क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। एच न्यू प्लस ई इज इक्वल टू एच न्यू डैश प्लस ई डैश, यानी कि इस वाली लाइन के लिए जो भी करस्पॉन्डिंग डेटा है वो इक्वल होगा इस वाली लाइन की करस्पॉन्डिंग डेटा की। अब नोटेशंस क्या थे, एच न्यू था एनर्जी ऑफ अ इंसिडेंट फोटोन, जो हम फोटोन डाल रहे हैं उसकी क्या एनर्जी है वो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एच न्यू से, और एनर्जी ऑफ अ स्कैटर्ड फोटोन एच न्यू डैश से कर रहे हैं, एच न्यू डैश से हम एनर्जी ऑफ अ स्कैटर्ड फोटोन दिखा रहे हैं। फिर ई क्या है, ई हमारी जो पहले ग्राउंड स्टेट में या किसी भी स्टेट में हमारा मॉलिक्यूल था उसकी एनर्जी, एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल बिफोर कोलिजन, और ई डैश क्या है, अब जो ये वापस आया जिस भी स्टेट में आया उसकी एनर्जी, एनर्जी ऑफ अ एनर्जी यानी मॉलिकुलर एनर्जी आफ्टर कोलिजन या एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल आफ्टर कोलिजन, उसे हम ई डैश से दिखा रहे हैं। तो हमने सिंपली इस इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट कर लिया, क्या है, एच न्यू दिया है प्लस ई दिया है इज इक्वल टू एच न्यू डैश प्लस ई डैश। तो हम ई डैश माइनस ई को एक साइड ले गए, इसे ऐसे दिखा सकते हैं, इसे इस साइड ले गए, यानी कि एच न्यू माइनस एच न्यू डैश इज इक्वल टू ई डैश माइनस ई। तो एच को कॉमन लेंगे, न्यू माइनस न्यू डैश इज इक्वल टू ई डैश माइनस ई, क्योंकि हमें सारा रिलेशन इसके रिगार्डिंग देखना है, तो हम इसे न्यू माइनस न्यू डैश इज इक्वल टू ई डैश माइनस ई अपॉन एच कर सकते हैं। ऑलराइट, तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी है, ई डैश माइनस ई अपॉन एच इज इक्वल टू न्यू माइनस न्यू डैश। तो ये हम मैथमेटिकली से निकाल सकते हैं। ये जो हमारी इक्वेशन आई है, ये जो हमारी इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हमारी तीन कंडीशंस अराइज होती हैं। क्या क्या कंडीशंस है वो, ये वाली इक्वेशन है, इससे हम तीन कंडीशंस अराइज कर सकते हैं, तीन कंडीशन बना सकते हैं। वो कंडीशन कौन सी है, अगर न्यू इज इक्वल टू न्यू डैश है, ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, तो ये ज़ीरो हो जाएगी वैल्यू, दैट मीन्स ये भी इक्वल होगा, एनर्जी जो हमारी मॉलिक्यूल की थी वो भी इक्वल होगी।
ये रिले लाइन को दिखा रहा है। ये क्या है, जो एनर्जी अगर ये और ये दोनों इक्वल है, एच तो हमारा प्लैंक कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट ही रहेगा, बस न्यू हमारा है यही चेंज होगा, न्यू डैश। तो न्यू, अगर न्यू और न्यू डैश सेम है, एच तो सेम है ही, दैट मीन्स मॉलिक्यूल की भी एनर्जी सेम ही रही होगी, यानी कि बिफोर एंड आफ्टर दोनों ही मॉलिक्यूल की एनर्जी सेम होगी। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, कुछ कम ज़्यादा हो सकता है, न्यू हमारा न्यू डैश से छोटा हो, न्यू जो है हमारा ये न्यू डैश से छोटा हो, तब क्या होगा, एनर्जी, मॉलिक्यूल की एनर्जी जो पहले थी वो ज़्यादा होगी। ये वाला केस है, सेकंड ए केस ये यहाँ पर लिखा है। वो क्या है, मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है, आपको दिख रहा है मॉलिक्यूल यहाँ पर है, और फिर जब वापस आ रहा है मॉलिक्यूल तो नीचे स्टेट में आ रहा है, यानी कि ऊपर वाली ये एनर्जी ज़्यादा होगी, ई पहले वाली ज़्यादा होगी और बाद वाली ई कम होगी। लास्ट केस क्या हो सकता है, न्यू हमारा जो हमने पहले डाला है वो ज़्यादा हो और जो निकलने वाला न्यू है वो कम हो, एमिशन न्यू कम हो और एब्जॉर्प्शन न्यू ज़्यादा हो, तब क्या होगा, तब आपको दिख रहा है कि एनर्जी पहले मॉलिक्यूल की कम थी, बाद में मॉलिक्यूल की एनर्जी ज़्यादा है। तो इस तरीके से हम 3 केसेस में से क्लासीफाई कर सकते हैं। अब इन केसेस को नाम दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू रमन। तो हमारा जो ये पहला केस है रिले लाइन का, वो क्या है, जहाँ पर हमारी दोनों फ्रिक्वेंसी सेम होंगी, वो हमारा क्या है, रिले स्कैटरिंग, यानी कि जो मॉलिक्यूल की इनिशियली एनर्जी थी वो ही आफ्टर स्कैटरिंग भी एनर्जी होगी, तो वो हमारी क्या कहलाती है, रिले स्कैटरिंग या फिर रिले लाइन। नंबर सेकंड है स्टोक लाइन, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा केस में फ़र्क है। केस सेकंड का बी जो है वो हमारी स्टोक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर जो हमने फ्रीक्वेंसी डाली है उससे कम फ्रीक्वेंसी निकलेगी, जो हमने इंसिडेंट हमारी फ्रीक्वेंसी है आफ्टर जो हमारी स्कैटरिंग फ्रीक्वेंसी है वो हमारी कम होगी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी से, यानी कि एनर्जी जो मॉलिक्यूल की होगी वो थोड़ी बढ़ जाएगी, वो हमारा क्या कहलाती है, इसके थ्रू जो हमें मिलती है वो स्टोक लाइन मिलती है। ऐसे ही सिमिलरली जब हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है तब वो क्या कहलाती है, एंटी स्टोक लाइन कहलाती है। इसे हमने फिगर केस सेकंड ए से में रिप्रेजेंट किया है। सेकंड ए में हमारा ये केस एंटी स्टोक का है और ये स्टोक लाइन का है। इसके बाद आते हैं हम इसके डायग्राम पे, किस तरीके से ये डायग्राम दिखता है। क्योंकि हमारे मॉलिक्यूल्स मोस्टली इलास्टिक ही नेचर शो करते हैं, ये जिस लेवल से एक्साइट होते हैं उसी लेवल में ये वापस आते हैं, तो जो हमारी रिले लाइन है वो बहुत ही थिक दिखती है, बहुत ही इंटेंस दिखती है इन कंपैरिजन टू स्टोक एंड एंटी स्टोक। लेकिन अगर हम स्टोक और एंटी स्टोक लाइंस में भी कंपेयर करें तो हमारी स्टोक लाइन एंटी स्टोक लाइन की रिस्पेक्ट में ज़्यादा थिक दिखेगी, क्योंकि ये वाला एक्साइटेशन, ये जो कंपैरिजन हो रहा है वो ज़्यादा होगा एंटी स्टोक के, क्योंकि ऊपर वाले लेवल में इसके गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू ये और नीचे वाले लेवल में आ जाए। तो ये पॉसिबिलिटी है कि स्टोक लाइंस और ज़्यादा मिलेंगी और एंटी स्टोक लाइन और कम मिलेंगी। तो जो लाइंस जितनी कम मिलती जाती हैं उनकी इंटेंसिटी हमारी कम होती जाती है। तो इस साइड ग्राफ ये दिखा रहा है रमन इंटेंसिटी को। ये हमने स्टोक, रिले और एंटी स्टोक लाइंस बनाई हैं। अगर इसे हम वेव नंबर और वेव लेंथ के रिस्पेक्ट में देखें तो वेव लेंथ हमें पता है कि एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये जो हम फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं, फ्रीक्वेंसी यहाँ बढ़ी हुई फ्रीक्वेंसी है और यहाँ कम फ्रीक्वेंसी है। तो कम फ्रीक्वेंसी यहाँ पर नैनोमीटर ये बढ़ रहा है और यहाँ पर कम हो रहा है। यहाँ वेव लेंथ क्या है, सॉरी वेव नंबर हमारा इस साइड ज़्यादा है और वेव नंबर इस साइड कम है। तो इस तरीके से हमारा ये निकल के आता है, वेव नंबर ये है और वेव नंबर स्टोक का ज़्यादा है और वेव लेंथ एंटी स्टोक की ज़्यादा है, और रिले लाइन हमारी मिड में मिलती है क्योंकि ये बीच में है। बिल्कुल इक्वली हमारा क्या है, मतलब जितना हमने इमिट किया है उतना ही, जितना हमने एब्जॉर्ब किया है उतना ही हम इमिट कर रहे हैं। तो आज की क्लास में इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पोलराइजेबिलिटी इन रमन स्पेक्ट्रा।